हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 के प्री एग्जामिनेशन में पूछे गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी सवालों पर। आपको ये पता होना चाहिए, जो बच्चे एसएससी का एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, 2024 से पिछले 2 या 3 सालों से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन 2024 की एसएससी सीएचएसएल में ये सवाल हर एक शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आया है। तो आने वाले अपकमिंग एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो बच्चे एसएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला सवाल आ चुका है। द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन x + 2y = 15 एंड 4x + 8y = 13 विल बी। ये दो रेखीय समीकरण हैं, इनका ग्राफ कैसे होंगे? क्या ये दोनों जो रेखीय समीकरण हैं, इनके द्वारा बनाई गई जो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी, या किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्टिंग एंड वन पॉइंट, या दो बिंदुओं पर? तो ये पूरा कंसेप्ट क्या है, इस पे तो मैं डिटेल में भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है उस पर मैं बात करता हूं। जैसे यहां पर आपको बस इतना देखना है, इस x में किसका गुणा हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, यहां दूसरे समीकरण में आप देखेंगे, दूसरे इक्वेशन में x में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कहेंगे 4 का मल्टीप्लाई है, तो 1/4 आपको लिखना। फिर y पे आइए, y में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का, ठीक है। और दूसरे समीकरण में y में किसका मल्टीप्लाई हो रहा था, 8 का। फिर विदाउट x और y वाली वैल्यू है, यहां पहले समीकरण में 15 और दूसरे में कितनी है, 13। क्या इसमें कोई इस जो रेशियो अभी आपके सामने बना, इसमें कोई रिलेशन है? यस, पहले दो तो बराबर हैं, आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये बराबर नहीं है। ठीक, तो कंडीशन कुछ ऐसी बनती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जब कंडीशन बनती है तो लाइंस होती हैं एक दूसरे के पैरेलल। दो समीकरण को देखते ही आप बता सकते हो कि लाइंस पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, या उसका कोई एक किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या है, पैरेलल का, यानी समांतर रेखाएं होंगी। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करता हूं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक पीडीएफ मैं आपको शो कर रहा हूं, ये मेरी एक बुक द पायनियर ऑफ एडवांस मैथ करके आती है, उसका एक पीडीएफ है। तो ये पूरा जो है, अभी जो मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन, इसका पूरा जो तरीका है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो ये जो अभी मैं आपको सामने शो कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, दो लीनियर इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। केस 1, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब आप दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो x और y की एक निश्चित वैल्यू आएगी, उसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तब उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा, ये बनेगा कि दोनों जो लाइन है एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे। जब केस बनता है a1/a2, यानी x का गुणांक बटे पहले में x का गुणांक, दूसरे में x का गुणांक, यानी a1/a2, फिर बराबर है b1/b2, पहले में y का गुणांक, दूसरे में y का गुणांक, दूसरे समीकरण में, बराबर c1/c2, यानी विदाउट xy वाली वैल्यू। ठीक है, अगर ये सब बराबर आता है तो आपके सामने इस तरह के दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और ग्राफ बनता है द लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है लाइन एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही चलेंगी, यानी एक बिंदु, उसकी एक लाइन के हर बिंदु दूसरी लाइन के हर बिंदु के ऊपर होगा। ठीक है, तो लाइन कैसी होंगी, संपाती होंगी। जब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आया है, बराबर नहीं है c1/c2 के, तब आपके पास उस दोनों इक्वेशन का आप कोई भी हल नहीं निकाल सकते, तो आपके पास नो सॉल्यूशन रहेगा। और लाइंस, टू लाइंस आर पैरेलल, यानी दोनों रेखाएं समांतर होंगी, और यही बात अभी समझाई गई थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एग्जांपल है आपके सामने पैरेलल लाइन का, आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये कंडीशन आती है, और ये लिखा हुआ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो सर इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, मतलब इस पे स्थित जितने भी बिंदु हैं वो इस पे स्थित नहीं होंगे, तो ये लाइन एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के संपातित तो होगी नहीं, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और इस तरह से पैरेलल लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है ना। अब और थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे, तब मैं पूरा इस पे समझाऊंगा, तो थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये शेयर कर देता हूं। निर्देशांक ज्यामिति, ये हलों के प्रकार।
ठीक है, इस पे कई सवाल आए हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, आइए चलते हैं और वापस अगले सवाल पर। बोला गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, के किस मान के लिए, और के 0 से बड़ा है। बोला गया विल द लाइन एंड दिस लाइन विल बी पैरेलल। ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी। अभी आपको ये बात पता लग गई। ठीक है, अभी आपने समझा कि अगर ये दोनों लाइन को पैरेलल होना है तो कंडीशन क्या बनती है सर, इसमें x का मल्टीप्लाई किसका हो रहा है 5 से, तो 5 आप लिखेंगे, और दूसरे समीकरण में x का किसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो k+1 के हिसाब से k+1 लिखेंगे, और बराबर में पहले समीकरण में y में किसका मल्टीप्लाई हो रहा था तो k का, और दूसरे में y में किसका मल्टीप्लाई हो रहा था 4 का, तो बटे में आप 4 लिखेंगे। और आपको जस्ट k निकालना था, तो बाकी वैल्यू से आपको कोई लेना देना है नहीं, और वो लेना भी नहीं है आपको, क्योंकि वो तो नॉट इक्वल की बात करता है कि C1/C2। ठीक है, तो माइनस, जैसे मैंने लिखूंगा -2/7, ये तो नॉट इक्वल होता है। हम केवल k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी, तो इतने से निकल जाएगी, आप इसको हटा दीजिए। अब आपने देखा कि ये मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो k और k+1 एक ब्रैकेट में, तो ये है k+1 लिख दिया, और दूसरे में 5 इंटू है क्या 4। अब आपको ये देखना है भाई k की वैल्यू निकालिए, तो क्वाड्रेटिक, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी बात समझें कि अगर k = 4 है तो k+1 = 5 है, सिंपल सी बात। तो ये कितना आ रहा है, ये भी 20 हो जाएगा, और 5 इंटू 4 करेंगे तो ये भी 20 हो जाएगा। तो k = क्या है, वैल्यू है 4, तो आंसर इज 4। अब जब आप बात को समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, तब आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप कितना समय लगाएंगे, तो आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा। क्योंकि पहले क्या होता है कि हम चीज़ों को समझते हैं, और समझने के बाद हम जब सवाल देखते हैं और कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में क्लियर होते हैं, तो वो जो पिक्चर है उसकी, वो सवाल को देखते ही बनने लग जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगा कि यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ 5/4, आपने इसको देखा 5/k+1 है ना, और दोबारा आपने लिखा था क्या k/4। अब आपने किया क्या था कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि x का मल्टीप्लाई y वाले के साथ और दोबारा में y का मल्टीप्लाई x वाले के साथ होना है, ये बात तय है। जब ये बराबर पैरेलल लाइन की बात करता है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर x का मल्टीप्लाई जो कोफिशिएंट है वो क्या है 4 है, और यहाँ पे y का क्या है, सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू 4 20 आएगा। और यहां पर क्या है k, y का कोफिशिएंट k है, और यहां पे क्या है x का k+1 है। तो आपको बस ये देखना कि k और k से एक वैल्यू ज्यादा चल रही है ना, तो k और k+1। अब ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल सोच सकते हैं कि 4 और 5 है, और ये भी तो 4 × 5 ही होगा, तभी बराबर होगा, क्योंकि उससे एक नंबर ज्यादा ही चल रहा है और ये भी एक नंबर ज्यादा है। तो आप डायरेक्टली इस बात को सोच के भी लगा सकते हैं, तो आंसर 4। ठीक है ना। अब फ्रेमिंग आपके दिमाग में तब क्लियर होती है कि पहले आप बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, तो फिर सवाल को देखते ही आप सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस सवाल को बोलूं, ये उसी तरह का सवाल फिर आया है, लेकिन बोला गया द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन। बोला गया कि निम्नलिखित रेखीय समीकरण के k के कौन से धनात्मक मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक समाधान है। ये 2 इक्वेशन सर आपको दी गई हैं, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है आपको ये पता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 बराबर होते हैं तीनों रेशियो। तो जब मैं इसको लिखने जाऊंगा तो पहले मैं लिख के समझाता हूं। यहाँ पे k का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई k है, और दूसरे में x का मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से, तो x/12 लिखा। यहाँ पर y में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, तो मैंने यहाँ 3 लिखा, और यहाँ पे y में मल्टीप्लाई हो रहा था k लिखा। ठीक, अब आगे मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर मुझे k निकालना, तो k तो मुझे इधर ही से दिख रहा है। आप देखेंगे k इंटू k स्क्वायर एंड 12 इंटू 3 36। आप कहेंगे k स्क्वायर = 36 एंड k क्या आ गया √36, और √36 की वैल्यू क्या हो गई 6, तो आंसर इज 6 यूनिट। सिंपल सी बात। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब जब आप इस तरह का काम करते हैं तो ये भी आपको करने की आवश्यकता ना हो, आपकी तैयारी इस हिसाब से होनी चाहिए कि जैसे कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर k इंटू k से, तो मुझे दिखाई देगा k स्क्वायर। फिर मैं करूंगा 12 इंटू 3 से, क्या दिखाई देगा 36। तो k स्क्वायर = 36। इस बात को भी मन में भी सोच सकते हैं कि a स्क्वायर 36 है, k 6 है, काम खत्म। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद आपको जो लिखने का तरीका, पहले आप उस स्टेप पे जाएंगे, फिर जब वो समझने लग जाएंगे तो फिर ऐसे करने लग जाएंगे। यही होता है प्रैक्टिस का जो परिणाम है, वो इसी तरह से आते हैं।
चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे, यहां पर चौथे नंबर सवाल से पहले 3 सवाल एक कॉन्सेप्ट पे थे और आगे के क्वेश्चन जो है मतलब कॉन्सेप्ट वाइज मैंने यहां पर अरेंज किए हुए सवालों को, ठीक है ना। अगला सवाल आपसे बोल रहा है द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन 6x + 8y - 48 = 0। मूल बिंदु से इस रेखा तक की लंबवत लंबाई क्या होगी। तो मूल बिंदु का क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उस पर मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, एक है, ये एक पॉइंट है, पॉइंट है तो पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मैंने कहा x1 और y1, सही है, दो पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है और एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ax + by + c = 0। अब इस पॉइंट से जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइक a है और ये b है, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी इस पूरे परपेंडिकुलर की जो लेंथ आपको निकालनी है उसके लिए एक फार्मूला होता है कि AB अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, a x1 + b y1 + c अपॉन √a² by1। तो a² + b², ये एक तरीका होता है, इस फार्मूले से होती है बात। लेकिन इस सवाल के अंदर आपसे बोला गया जो पॉइंट है आपके सामने ये वाला, ये ओरिजिन पर है। ओरिजिन समझते हैं मूल बिंदु, जहां से दोनों कोऑर्डिनेट्स मतलब दोनों जैसे x और y एक्सिस बनना स्टार्ट होती है, ये कोऑर्डिनेट्स है, ये मूल बिंदु है। यहां से x इधर चलेगा और y ऊपर चलेगा और नीचे नेगेटिव हो जाएगा, x इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन होता है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। यहाँ पर x और y की दोनों वैल्यू 0 होती हैं, ठीक है। तो ओरिजिन का मतलब होता है x और y जो पॉइंट है वो 0 0 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि x1 की जगह पे भी आप 0 लिखना है, y1 की भी 0 लिखना है, तो अगर मैं ओरिजिन से होके इसको गुजारूं इस पॉइंट को, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला पूरा पार्ट मेरा 0 हो जाएगा। मैं x1 की जगह 0 लिखूंगा तो मेरे पास जो AB आएगा फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या बचेगा c अपॉन √a² + b², ठीक है। अब ये जो लेंथ होती है वो मोड साइन के अंदर ऐसे लिखी होती है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आपको निकालना और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आप ये मत सोचिए कि नेगेटिव आंसर होगा, कि नेगेटिव आंसर कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। वो डिस्टेंस है, वो डायरेक्शन के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, अगर ये हम जानते हैं तो हमको जैसे इसके अंदर वैल्यू पुट करनी थी और आंसर निकालना था, सिंपल, ठीक। तो मैं इसको यहां पर इसको निकालूं, ये बोल दिया, अब क्या कर दिया सर, ये बोल दिया ओरिजिन यानी 0 और 0, ठीक। अब ये स्ट्रेट लाइन की जगह पर क्या चल रहा है, 6x + 8y - 48 = 0, इस तरह से चल रहा। इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है सर, बस AB मुझे निकालना है। तो क्या करना है, C की जगह पे क्या चल रहा है, तो C की जगह पर है 48। अब 48 को मैं पॉजिटिव ही लिखूंगा क्योंकि मोड साइन के अंदर लिखा जाता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अपॉन में √a² + b², यानी a कितना है यहाँ पर, x में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 का, 6² + 8²। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 48 और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 4.8। सो आंसर इज 4.8 यूनिट, 4.8, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो सवाल आया है, ये एसएससी ने अपने जितने भी एग्जामिनेशन अभी तक कंडक्ट कराए हैं जहां पे एडवांस में था, आया पहली बार ये सवाल आया है 2024 के प्री एग्जामिनेशन में। और एक चीज मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बताना जरूर चाहूंगा, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 2000, जैसे मैंने बताया कि 2012 से मैं अपनी किताब में पब्लिश कर रहा था। मेरी जो बुक आती थी अभी तो पायनियर ऑफ एडवांस मैथ के नाम से मैंने 2018 में पब्लिश की थी, लेकिन उससे पहले जो बुक आती थी मेरी वो 3 अलग अलग पार्ट्स में आती थी एसएससी एडवांस मैथ के नाम से। तो उसमें अलजेब्रा का पार्ट अलग था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग था, अलजेब्रा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक में था, ज्योमेट्री अलग था और ट्रिग्नोमेट्री अलग था, मेंसुरेशन अलग था। तो इस तरह से मेरी ये बुक्स आती थी, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। और इससे पहले ये बुक आती थी और अब जो है द पायनियर ऑफ एडवांस मैथ की तरह करके मैंने ये बुक निकाली थी 2018 में। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने सारे इसमें डाले हैं, बस ये है कि किताब में जो क्वेश्चन मैं हर साल अपडेट करता था वो अपडेशन की वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सब किताब के अंदर हैं और जितने बुक के अंदर क्वेश्चन अगर आप उतना सॉल्व कर लेते थे तो पर्याप्त होता है, ठीक है ना।
तो खैर अभी हम जिस पे बात कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट पे, मूल बिंदु से किसी बिंदु x1 xy के बीच की दूरी, ठीक है ना, ये है सॉरी सरल रेखा ax प्लस by प्लस c की मूल बिंदु से दूरी के लिए ये फार्मूला है और किसी अन्य बिंदु से दूरी के लिए ये फार्मूला है। मैं यहाँ पर अगर आपसे शेयर करूँ तो इंग्लिश में भी मैंने सेम चीज़ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड ओरिजिन, ठीक है ना, ये इसी का हमने इस्तेमाल किया सवाल को करने के लिए। और डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड एनी पॉइंट x1 y1, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा फार्मूला, ठीक है। 2012 से ये सारा मैटर पब्लिश था, लेकिन 2024 में इसमें एसएससी ने सवाल पूछा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने सारे इस किताब में डाल रखे थे। खैर अब इस सवाल पे इसको समझ गए होंगे आप, तो मैं आगे बढ़ता हूं और अगला सवाल फिर उसी तरह का है, लेकिन अब की बार जो पॉइंट है वो मूल बिंदु नहीं बोला गया। इस बोला गया कि एक सर्किल है जिसका सेंटर दिया गया 2 3 और एक लाइन को वो टच करता है और पूछा गया तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या है। तो एक्चुअल में बात है ये कि जब आप एक सर्किल की बात करते हो, ये मैंने सर्किल वाला जो एक वीडियो डाला था उसमें भी मैंने इसको डिस्कस किया है सवाल को। जब एक सर्किल की आप बात करते हो तो सर्किल का ये सर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 3, ठीक है ना। अब ये एक लाइन है, ठीक है, जो इसका टेंजेंट है, स्पर्श रेखा। जब आप इससे एक लाइन खींचते हो, बेसिकली ये जो लाइन है ना वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, रेडियस के साथ टेंजेंट का जो स्पर्श रेखा का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। और ये है सर r, ठीक है ना, इसी को आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया और ये जो पॉइंट है उससे यहां तक की दूरी निकालने के लिए बोला गया। सपोज ये O है और ये सपोज A है, तो आपको O से लेकर A यानी रेडियस फाइंड आउट करना था। और इस टेंजेंट का इक्वेशन आपको गिवन है, वो है 4x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। करना कुछ नहीं है, फार्मूला आपको जैसे अभी मैंने डिस्कस किया ये है, ये वाला ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें a b की वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना था, ये पता होना चाहिए बस। तो अगर मुझे रेडियस निकालनी है या O से लेकर A तक की दूरी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ax1, तो A की जगह कितना चल रहा है 4, तो 4 लिखा, x1 की क्या चल रहा है 3 2, तो मैंने 4 इंटू 2 किया, प्लस by1, तो b की जगह क्या चल रहा है 3, तो 3 लिखा, और y की 1 की जगह क्या चल रहा है 3, तो मैंने यहां 3 लिखा, माइनस का यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या, प्लस का c होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 7 है इसलिए ये वैल्यू माइनस के साथ ही आएगी, -7 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना हो गया 8 और 9 क्या हो गया 17, 8 और 9 17 में से 7 गया क्या हो गया 10, और नीचे क्या हो गया, इसको सॉल्व करने पर 5 आ गया और इसको काटेंगे तो आंसर क्या आ गया 2। तो 2 यूनिट इसका आंसर है, ठीक है। एक सीधी रेखा दी गई 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 60 के अक्षों के बीच अंतः खंडित भाग की लंबाई क्या है। फिर यहां से कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और ये अब आपसे अंतः खंड भाग की लंबाई की बात कर रहा है और इसका मतलब क्या है बेसिकली। तो एक सीधी रेखा ये अक्षों के बीच अंतः खंड भाग की लंबाई क्या है। तो देखो इसको कई तरीके होते हैं। देखो पहले तो ये इक्वेशन को आपको देख के ही इसको अंतः खंड रूप में चेंज कर लेना है, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको बदल लेना है। जैसे कि 5x है ना, तो जैसे ये लिखा 5x प्लस, इसको आप ऐसे लिखें x बाई 60 अपॉन 5। एक्चुअल में क्या है 60 को उठा के इसके नीचे डिवाइड लगा दिया तो 60 दोनों के नीचे चला जाएगा, तो 5x अपॉन 5 सॉरी इसको कैसे लिखेंगे, अगर मुझे x को सेपरेट करना है तो 60 अपॉन 5 लिखूंगा मैं, और इसको ऐसे लिखूंगा y अपॉन 60 अपॉन 12, और यहां पर क्या हो गया 1। इस फॉर्म में चेंज करते ही एक तरीका ये होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतः खंड रूप में इसको बदलना किसी भी सरल रेखा को। तो ये हो गया 12 और ये हो गया सर आपके पास 5। अब इस चीज का मतलब ये होता है कि जो लाइन है सर वो x और y एक्सिस को कैसे क्रॉस काटेगी, ये x है और ये y है। तो इस बात से मतलब होता है ये जो लाइन आपके पास जा रही है ना वो ये इस तरह से काट रही है x और y एक्सिस को। ये क्या हो गया 5x प्लस 12y, 5x प्लस 12y और बराबर क्या है 60। ये जो लाइन है x एक्सिस को काटेगी 12
यहाँ पर 12 पर 12 यूनिट पर। तो अगर मैं इसको 12 यूनिट बोलूंगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 12 एंड 0, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट्स हमेशा x और y के फॉर्म में लिखते हो। तो x तो 12 हो गया, लेकिन y क्या हो गया 0, क्योंकि x एक्सिस पर y जो होता है वो 0 होता है। तो x और y इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स आपके पास लिखे जाते हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे आइए, y पे कहाँ पे काट रही है 5 यूनिट ऊपर, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या हो जाएंगे आपके पास, पहले आप x लिखेंगे, y एक्सिस पे जो x होता है वो 0 होता है और y कितना आ गया 5, तो 0 और 5 यहाँ के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है, तो आप एक तो तरीका है डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने वाला फार्मूला √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, उसमें ये वैल्यू डाल सकते हो। दूसरी बात ये है कि ऐसा करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 12 यूनिट का डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट का। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि x और y एक्सिस एक दूसरे को समकोण पर ही काटेंगी। तो ये 12 है, ये 5 है, तो निश्चित तौर पर ये 13 होगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट से। तो आप इस तरह से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, 5 12 13 के ट्रिपलेट से, ठीक है सर। तो ये एक तो कहानी इसकी ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि नहीं साहब आपको ये इंटरसेप्ट फॉर्म आपको नहीं पता ये क्या चीज़ होती है, तो बेसिकली तो पता होना चाहिए, तो बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मेशन नहीं पता तो आपको बड़ा सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि आप इसी ग्राफ पे बात करते हैं, ये आपको ये 13 वगैरह ये कुछ पता नहीं था पहले, अब मैं इसी पे बात करूंगा। और ये समझिए कि आपको इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में नहीं पता, तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एक लाइन है x एक्सिस को कहां काटेगी, तो x एक्सिस का जो समीकरण होता है वो क्या होता है y = 0, क्योंकि x पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है। y कब बढ़ता है, जब आप ऊपर चलते हो या नीचे चलते हो, तो y का मान ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। x एक्सिस पे y 0 होता है, तो हम बोलते हैं y अक्ष का जो समीकरण है वो क्या है, x एक्सिस का समीकरण क्या है, वो क्या है y = 0। तो ये एक लाइन गई है y = 0 और एक ये लाइन आई है 5x + 12y = 60, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां काटती हैं उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता लगेंगे, तो आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक इक्वेशन है y = 0 और एक इक्वेशन ये y = 0। जैसे ही आप यहां पे पुट करेंगे तो आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, 12 × 0 ये गायब हो गया, तो आपको दिखेगा 5x = 60, देन x = क्या दिखेगा 60/5 दिखेगा। तो 60/5 दिखेगा, जिसका मतलब ये हो जाएगा 12। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स जो y की वैल्यू आई, x की वैल्यू आई है ना, वो क्या आई है 60/12 का मतलब 12, तो x आ गया यहाँ पर 12 और y क्या था 0। आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स तैयार हो गए, ठीक है। और इसी बात को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के बता देते हैं कि डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता लगाना है तो उस तरह से लिख दो किसी भी समीकरण को। दूसरी बात, यहां पे इस कोऑर्डिनेट्स को अगर मुझे निकालना है तो यहां पर y एक्सिस का जो समीकरण होता है वो क्या होता है x = 0। एक लाइन गई है x = 0, दूसरी लाइन गई है 5x + 12y = 60। x = 0 जब आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो y = क्या आ जाएगा, आप देखेंगे 12y = 60, तो y = 60/12 का मतलब हो गया 5। तो यहाँ के y कितना आ गया 5 और x क्या था 0। आपको ये पता लग गया ये डिस्टेंस 12 है और ये डिस्टेंस कितना है 5 है, और 5 है 12 है तो क्या हो गया 13। तो यही इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इसी चीज को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण ये दिया गया है अक्ष को P और Q पे काटता है, x अक्ष को P और Q पे काटता है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। अब मैंने आपको बता दिया तरीका, ठीक है। अब मैंने पूरी बात पे थोड़ा सा टाइम लेकर आपको डिस्कस किया। मान लीजिए कि अगर मुझे ये समीकरण सॉल्व करना है, दोबारा से आई है, ठीक है, और फिर मैं ये ग्राफ वगैरह थोड़े ना बनाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं उस पर बात करूंगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मुझे पता लगाना है एक्स एक्सिस को ये जो लाइन है वो कहां काटेगी, तो मैं 5 से 60 में भाग लगा दूंगा तो मेरे पास आएगा 12। फिर y एक्सिस को ये लाइन कहां काटेगी, तो 12 से 60 में डिवाइड लगा दूंगा, मेरे पास आएगा 5। आपको पता है कि x और y एक्सिस का एक राइट एंगल बनेगा जिसमें एक साइड 12 है और एक 5 है, तो डेफिनेटली जो अदर साइड है वो 13 रहेगी, जो रिमेनिंग साइड है वो 13 रहेगी, और आंसर आ गया मेरे पास 13। तो पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसको तेजी से अप्लाई करने की बात भी समझनी है कि हमको एग्जामिनेशन में बैठ के हमको सवाल को जल्दी करना है। तो ये सारी बात भी दिमाग में साथ साथ चलनी चाहिए कि हमको कॉन्सेप्ट समझने के बाद
उसको जल्दी करने का तरीका भी हमारे दिमाग में चलना चाहिए। तो ये आपके सामने फिर उसी तरह का सवाल आ गया, और मैं कहूँ आपका आंसर इसको देखते ही क्या आएगा। तो आप देखिए क्या बताया गया था कि 20 से 420 में डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बार कटेगा, 21 बार। और 21 से जब आप 420 में डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार। और 20-21 के साथ जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है, 20-21 के साथ 29, यानी जो रिमेनिंग साइड है ट्राइंगल की वो आगे 29, और आपसे यही पूछा गया था, ये आपका आंसर है। तो अब मैंने जब इस सवाल को समझाया तो मैंने पिछले सवाल में जितना टाइम लिया डिस्कस करने के, तो वो बात आपको समझाने के लिए थी। करने का तरीका तो ये है जो अभी बताया, ठीक है। तो आंसर आ गया 29। अब आगे देखें, फिर ये सवाल पूछा गया यदि समीकरण को प्रतिच्छेदन बिंदु P और Q है तो इसकी वैल्यू पता लगानी। देखिए एक बात, दो लाइन अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक बिंदु पर, तो एक लाइन ये गई, इसका एक समीकरण होगा। अब लाइन का समीकरण से क्या लिंक है तो इस पे हम डिटेल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आपको पढ़ाएंगे तो डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। अभी किसी भी लाइन को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आपको यहाँ पर इतनी बात समझाई, मतलब यहाँ पर लिखी भी हुई है, और ये आपको अभी केवल इतना समझना है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी तब भी मैं इतनी बात तो आपके दिमाग में होनी चाहिए फिलहाल के लिए, कि एक लाइन है उसकी कोई ना कोई इक्वेशन होती है। तो एक लाइन है, यदि समीकरण का प्रतिच्छेदन बिंदु ये और ये ग्राफ पर P और Q पे काटता, तो एक लाइन ऐसी गई और एक लाइन ऐसी गई, तो इसका भी एक समीकरण होगा। जब हम दोनों लाइन की इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, वहां से x और y की जो वैल्यू निकल के आती है वही कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होती है, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक होते हैं। बस सिंपल सी बात। तो आपको सिंप्लीफाई करना है ये समीकरण और इस समीकरण को, और यहां से आपको P और Q की दो वैल्यू जो आएंगी उनको आपको निकाल लेना है और उसको जस्ट यहां पुट कर देना, बस इतना सा काम है। तो यहां पर सॉल्व कर देते हैं इसको। एक इक्वेशन है 3P माइनस 2Q इज इक्वल टू 13, दूसरा है 2P प्लस Q। तो समीकरण दो में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देता हूं तो पहला समीकरण तो क्लियर है कि 3P माइनस 2P 2Q प्लस 23 इज इक्वल टू क्या है, 0। और दूसरे में 2 का गुणा करूंगा तो क्या आ गया, माइनस का 4P प्लस का 2Q, और ये कितना माइनस का 26 हो गया, इज इक्वल टू क्या है, 0। अब आपको सिंप्लीफाई कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कट जाएंगे, ये माइनस का P आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 3 आएगा जो कि 0 की उधर जाके, चलो लिख देता हूँ मैं, माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो आप कहेंगे P की वैल्यू सर क्या आ गई, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 3, और P इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है ना। ये माइनस P को इधर ले जाए तो P इज इक्वल टू -3 नजर आता है। P इज इक्वल टू -3 किसी भी समीकरण में आप रख दें, समीकरण 1 में, तो P इज इक्वल टू मैंने -3 लिखा यहाँ पर, -3 माइनस का 2Q प्लस का 23 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस का 9 प्लस 23, तो ये 2Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 9 प्लस 23 हो गया 14, तो आपके पास Q इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। तो Q की वैल्यू 7 आ गई, जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी थी। तो 3P की जगह पर हमने क्या निकाला था, माइनस का 3, और प्लस Q की जगह पर क्या आया था, 7। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 9 प्लस 7, और माइनस का 9 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2। तो आंसर क्या हो गया, माइनस का 2, ठीक है ना। क्लियर, CHSL 2024 की सभी सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगला सवाल 9 नंबर आपके सामने है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया, और अद्वितीय समाधान। अद्वितीय समाधान का मतलब होता है एक यूनिक सॉल्यूशन है। अगर आप दोनों लाइन को सिंप्लीफाई करोगे, मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो x और y के ही एक ही मान निकल के आएगा, वो निश्चित मान होगा, उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, यानी यूनिक सॉल्यूशन। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाले x और y के, ठीक। तो एक लाइन है सर, सवाल क्या कह रहा है कि ये दोनों लाइन है और इसके अद्वितीय समाधान है, और अद्वितीय समाधान और रेखा और x अक्ष को प्रतिच्छेदन बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी। देखिए सवाल क्या कहता है, इसकी वर्डिंग थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन कह क्या रहा है, तो सबसे पहले आपको ये दोनों लाइन जो आपको दी गई हैं, ठीक है, ये दोनों लाइन है, इसके आपको प्रतिच्छेदन बिंदु को निकालना है, यानी जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे से काटती हैं। तो मैं यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर दूं, अगर ये दो समीकरण है, समीकरण 1 और 2,
अगर मैं कहूं कि x और y की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे क्या, इसमें आप मल्टीप्लाई करा, हाँ घटाएंगे, सॉरी, इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब आप माइनस कर रहे होंगे तो y खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 में से 2 गया क्या हो जाएगा 8, और ये कट के आ गया x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2 उठा के पुट करेंगे किसी भी समीकरण में, तो जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था तो x की जगह तो 2 आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इधर जाके 10 में से घटेगा तो क्या आ जाएगा 8। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो जहां पर भी ये दोनों लाइन काटेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 और 8। ठीक है ना, 2 और 8। सवाल ये था, एक लाइन ऐसी गई थी, एक लाइन ऐसी गई थी, और जहां पर ये दोनों पॉइंट काट रहे थे उसके जो कोऑर्डिनेट्स आ गए थे 2 और 8 आ गए थे। सही। अब सवाल क्या कहता है कि सर एक रेखा और एक्स एक्स के बीच प्रतिच्छेदन बिंदु, ये अद्वितीय समाधान तो ये आ गया 2 और 8, और रेखा x प्लस 10 y इज इक्वल टू 10 और x अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, सवाल यह कह रहा है कि आपको, जैसे इसको मैं, इस पॉइंट को अगर मैं x और y एक्सिस पे बनाऊं तो ये x एक्सिस है और ये है सर y एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट जो है डेफिनेटली यहां ओरिजिन होता है तो 2 यूनिट आगे गया है और 8 यूनिट ऊपर गया है, तभी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए 2 और 8। इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट और रेखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तथा x अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये जो लाइन है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 थी, और दूसरी लाइन जो है वो क्या है माइनस का 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, दोनों को सॉल्व किया, x और y की 2 वैल्यू निकल, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, वो 2 और 8 हैं। बोला गया ये वाला जो पॉइंट है जिससे ये लाइन जाती है, ठीक है, वो जो ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कहीं काटती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट का वो क्या होगा। मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, A से लेकर B तक की दूरी पता लगानी है। ठीक है ना, तो देखो एक बात ये कि ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस का समीकरण क्या होता है y इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 ये गया और एक लाइन ये आई। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर। सॉल्व कैसे करेंगे, y इक्वल टू 0 तो दिया ही गया है, 0 इसमें पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया 10, यानी यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे 10 and 0। तो इस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 10 and 0 हैं। अब आपके पास एक बिंदु 10 और 0 वाला है और एक है 2 और 8, दोनों के बीच की दूरी आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन कुछ और भी काम हम कर सकते हैं। लेकिन पहले डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो हम अप्लाई करेंगे। अगर मुझे ए बी निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1। ठीक है, बहुत बेसिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। तो आपको क्या करना है कि 10 में से 2 को माइनस करना है। अच्छा, आप 2 में से 10 को माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करें या x1 माइनस x2 का स्क्वायर करें कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर होने पर वैल्यू नेगेटिव होगी तो भी पॉजिटिव हो जाती है। तो दिमाग में ये रखना है कि x में से x घटाना है, y में से y घटा के इसको स्क्वायर करके ऐड करना था स्क्वायर रूट के अंदर। तो जैसे कि 10 में से 2 गया, क्या हो गया 8 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 8 गया तो क्या हो गया माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये पॉजिटिव का 64 ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा सर, आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 64, ये हो गया 64 क्या हो गया 2 इंटू 64 को रूट के बाहर लिख लूंगा तो क्या हो जाएगा 8 रूट 2। तो इस तरह से आपने कहा कि आंसर के आगे मेरे पास 8 रूट 2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सही है, ये बात पूरी समझ गए। ठीक है, तो अब बात यह है कि डिस्टेंस फार्मूला का मैंने इस्तेमाल कर दिया। अब अगर आप डिस्टेंस फार्मूले का ना उपयोग करें तो कैसे निकलेगा, तो भी निकल सकता है, ऐसा नहीं है। इस सवाल को विदाउट डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालेंगे अगर आपको ये भी निकालना है। तो आपको एक बात यहां पर गौर कीजिए, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया, ठीक है ना सर, मैं ये जानना चाहता हूं यहां से लेकर इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, आपने कहा 10 है, पूरा कितना है 10, ठीक, और ये दूरी कितनी है 2,
2 ही तो है, क्योंकि 2 यूनिट, ये पॉइंट कहाँ है, 2 यूनिट आगे, और इसी पे से मैंने परपेंडिकुलर खींचा तो ये वाला पॉइंट भी 2 यूनिट आगे रहेगा, तो ये 2 हो गई। अब ये पूरा 10 था यहां से लेकर ये 2 है, तो ये क्या बचेगी 8, सही है। और मैंने खींचा था परपेंडिकुलर, तो ये बन गया एक राइट एंगल, तो ये डिस्टेंस है 8। अच्छा, यहां से लेकर ए पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, तो ये क्लियर दिया गया 8, तो ये डिस्टेंस हो गया 8। अब 8 और 8 वाला एक जो ट्राइंगल बन रहा है आपके सामने, राइट एंगल ट्राइंगल, तो 8 8, तो ये क्या हो जाएगा 8√2, ठीक है। तो बिना डिस्टेंस फार्मूले से भी आप कह सकते हो। अब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप इसको बोलेंगे 8, इसको 8, तो इसको 8√2 बोलेंगे कि नहीं, इसको ए बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, a√2 बोलेंगे कि नहीं, उसको 5 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा कि नहीं। तो बस वही बात है, ये बात देखते ही यहाँ पे भी समझ में आ रही थी, ठीक है ना। तो चलिए इस पे हमने बात की। अगला सवाल देखते हैं। यदि रेखा x + y = 2 दिया गया, 2x - y = 1 दिया गया। अच्छा, अब बात ये है, जैसे मैं पूरे पे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना, ये चीजें जो हैं, जैसे इसको सॉल्व करना, ये कोई बड़ी चीज तो है नहीं, आप थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा टाइम लेके समझाता हूं एक्चुअली में बात को, ठीक है ना। तो अभी हम क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में, बहुत धीमे धीमे करके हर कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में डालने का कोशिश करता हूं, ठीक है ना। यदि रेखा x + y = 2 एंड 2x - y = 1 का प्रतिच्छेदन बिंदु ये दिया गया है, तो की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि सर एक लाइन ये है x + y = क्या है 2, और एक दूसरी लाइन है, वो वैल्यू क्या है 2x - y = क्या है 1, ठीक। अब दोनों लाइन का कोई प्रतिच्छेदन बिंदु है जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं, तो सपोज ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो बड़ा सिंपल है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक x + y = 2 है और एक दूसरा 2x - y = 2 है। अगर इन दोनों समीकरण को मैं यहीं पे जोड़ दूं तो y से y कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 3x = 3, तो 3x = क्या आ जाएगा 3, तो x = क्या आ जाएगा 1। तो x = 1 उठा के जब यहां आप पुट करोगे तो y = क्या आ जाएगा, y भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x 1 और y 1 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के तो ये क्या आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, यानी 1 and 1, ठीक है। सवाल ये कहता है कि अब ये बोला कि प्रतिच्छेदन बिंदु y = kx + 5 पर स्थित है, ठीक है। एक और कोई लाइन गई होगी, तो मान लीजिए ऐसी एक लाइन मैंने बना दी, इसकी इक्वेशन दी गई y = kx + 5। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला 1 और 1 वाला, ये पॉइंट इस लाइन पर भी स्थित है, इस लाइन पर भी स्थित है। तो अगर कोई बिंदु, कोई पॉइंट अगर किसी लाइन पर स्थित होगा तो क्या होगा, उसको वो सेटिस्फाई करेगा, यानी उस वैल्यू को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी वो उस पर स्थित होगा। तो कहने का मतलब यहां पर आप x और y की जगह पर ये 1 और 1 डालेंगे और k वैल्यू सामने आ जाएगी। तो y = क्या है यहां पर 1, तो आपने 1 लिखा, k की जगह पे k ही लिखना है, और x की जगह पे क्या है वो भी 1 है, तो यहां पे 1 लिखा +5। तो k = क्या आ गया, k × 1 k, और 5 इधर जाके क्या हो जाएगा -4। तो k = क्या आ गया -4, और यही सवाल का आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P रेखा P का समीकरण दिया गया और रेखा Q का समीकरण दिया गया है, और दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु का निर्देशांक क्या है। यानी ये पूछ क्या रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पर भी स्थित हो और एक ऐसा पॉइंट जो दूसरी लाइन पर भी स्थित हो, डेफिनेटली वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही होगा। यानी ये पूछ रहा है प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जो कि इन दोनों को सॉल्व करने पर ही आता है। तो एक है x + y = 5 और दूसरा है कि x - y = 5, दोनों को सॉल्व कीजिए, है ना। अच्छा, एक बात और है, जैसे मान लीजिए आप इसी को सॉल्व करते हो x - y = 5, आप इस पे लिए पेन क्यों चलाते हो, ठीक है। अब आप पहले क्या आपने इसको ऐसे लिखा, फिर आप कहते हो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल होगा, 2x = क्या हो जाएगा 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, x = क्या आ जाएगा 8/2 का मतलब हो जाएगा 4। तो ऐसे आप निकालते हो, जबकि करना इसको ऐसे चाहिए जब आपको पता ही है कि ये x + y है, x - y है, दोनों को जोड़ने पर 2x हो जाता है, y खत्म हो जाता है। फिर आपने क्या देखा, इन दोनों को जोड़ा, फिर 2 का इसमें डिवाइड लगाया। ये प्रोसेस आपको पता है, तो आप हर सवाल में ऐसे क्यों करते हैं। आपको करना ये चाहिए, सिंपल सा देखना चाहिए कि अगर मुझे x निकालना है तो x पहला वेरिएबल x + y दिया गया, x - y दिया गया, x निकालना है तो इसकी जो वैल्यू है ना, जैसे 5 और यहाँ क्या है 3, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो 5 + 3 क्या हो गया 8, और 8 का आधा करना है तो क्या हो गया 4। तो सीधे लिखना है 5 + 3
बटे 2 कितना हो जाएगा 4। अब इसको भी लिखना नहीं है, ठीक है ना, सोचना है। x क्या हो गया 5 + 3 8 बटे 2 का मतलब क्या हो गया 4, तो x हो गया 4। अब और मुझे दूसरा वेरिएबल y निकालना है, तो y के लिए क्या करना है, तो x पहला के निकालने के लिए क्या किया था, दोनों को जोड़ के आधा किया था, दूसरे को निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के अंतर का आधा करेंगे। 5 में से 3 गया 2, 2 का आधा क्या हो गया 1, तो क्या हो गया x कितना आया था 4 और y क्या आया था 1, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से भी सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल कहा गया कि दो समीकरण दिए गए हैं, उनके द्वारा x अक्ष पे बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जो इन रेखाओं से घिरा है। तो सब दो इक्वेशंस हैं, है ना, एक और एक है x एक्सिस, क्योंकि 3 लाइंस होंगी तभी एक त्रिभुज बनेगा, ठीक। अब आपसे ये बोला गया कि भाई एक इक्वेशन तो ये है 2x + y = 6 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x - y = -2। अब ये बोला गया एक है x एक्सिस, ठीक। अब पहले इस पॉइंट को ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल लेते हैं कि ये दोनों लाइन पहले कहाँ काटेंगे, क्योंकि त्रिभुज है तो त्रिभुज के लिए तीनों बिंदु निर्धारित होने चाहिए। तो पहले मैं इसको निकालूंगा, तो मैं देखूंगा एक तो y प्लस का है, y माइनस का है, y प्लस का है, y माइनस का है, दोनों को जोड़ूंगा तो y खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा 4x = आ जाएगा 4, क्योंकि 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा। तो 4x = 4, देन x = क्या आ गया 1। तो x तो आ गया सर 1, और 1 की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दें, जैसे यहां पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + y = 6, तो y = 4। तो यहां के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए 1 और 4। अब पूछा गया एक x एक्सिस है, ठीक है, 1 और 4 वाला ये पॉइंट है, ठीक। तो एक x एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है, तो ये समझ लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक। तो x एक्सिस पे क्या होता है y = क्या होता है 0, इसका समीकरण होता है y = 0 पूरी लाइन का। तो यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे निकालने तो y = 0 है, तो 0 इसमें पुट करेंगे, तो 0 इसमें एक लाइन ये गई 2x + y = 6, एक लाइन गई y = 0, तो यहां के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, y = 0, आसान बात है, y 0 पुट कर दो। तो y 0 पुट करोगे तो 2x = 6, तो x = क्या आ गया 3, तो x 3 है और y क्या है 0, सही। वैसे आप इधर निकालेंगे तो ये y = 0 जब आप यहां पुट करेंगे तो 2x = -2 और x = -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1 और y क्या आ गया आपके पास 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल के आ गया -1 और 0। अब एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स आपके सामने क्लियर है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। आप तीनों पॉइंट्स का आपको पता है, वर्टेक्स आपको पता है, शीर्ष आपको पता है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो होता है वो मैट्रिक्स वाला मेथड, ठीक है, एक मैट्रिक मेथड भी होता है किस तरह से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। दूसरा एक और तरीका अगर मैं इसमें बोलूं तो वो ज्यादा मुझे आसान दिख रहा है, विदाउट मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स समझ रहे हैं ना, कि वैसे ऐसे ऐसे आप लिखते होगे, शायद आपको पता हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो वो नहीं लगाओ यहाँ पे, क्योंकि वो लिखेंगे लगाएंगे वो छोड़ो। मैं कहता हूं बस इसकी आप ये पता लग जाए आपको, ये वाला बेस कितना है इस ट्राइंगल का, तो ये डिस्टेंस कितना है 3 और ये कितना है -1, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही लिखा जाता है, तो ये 1 ही है। डिस्टेंस में क्या, ठीक है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, वो नेगेटिव पॉजिटिव तो डायरेक्शन को दिखाता है। तो कुल डिस्टेंस हो गया 4, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे ये कहां गया, y कितना है यहाँ पे 4, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 4 यूनिट। अब एक ट्राइंगल है जिसका आपको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया 1 और 3 क्या हो गया 4, और हाइट क्या हो गई वो भी 4 है। आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट, और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान तरह से पकड़ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्कस करने पे अगर पूरा चैप्टर वाइज तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो डिस्कस करने में भी मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने लग जाता हूं। अगर सॉल्व करना हो सवाल, तो ये सवाल क्या मुश्किल से 5-7 मिनट के सवाल है, 5 मिनट के, ठीक है ना। ये जो सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग सेंटर एंड देयर रेडियस 3 यूनिट। आपसे पूछा गया, केंद्र दिया गया है और 3 इकाइयों की त्रिज्या वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए।
ये जो सवाल है एसएससी 2024 में पूछा गया स्फेयर के इक्वेशन का, गोले के समीकरण से, ये सवाल एसएससी को पूछना नहीं चाहिए था। उसका रीज़न है कि स्फेयर, एसएससी जो सिलेबस डिक्लेयर करती है, बोलते हैं कि 10 तक का आपको सिलेबस से ही हम पूछेंगे, उसी के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। लेकिन स्फेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फेयर सॉरी आपको किसी भी 10th की किताब में नहीं दिखाई देती है। तो ये सवाल एक्चुअल में पूछना नहीं चाहिए था एसएससी को, लेकिन पूछ लिया। तो पूछा भी ऐसा नहीं कि गहराई से पूछा गया, सतही स्तर पे पूछा गया। लेकिन चलिए, तो इसको भी हम अपडेट कर लेते हैं। हालांकि मैंने अपनी इस बुक के अंदर, आपको जो मैंने अभी बुक दिखाई थी, इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं जो भी मुझे लगता था कि एसएससी पूछ सकती है। जैसे कॉन्सेप्ट की बात की कि कब पूछा गया, 2012 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब पूछा गया 2024 के एग्जामिनेशन में। उस तरह से अगर आप आगे देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अब देखिए इन सेंटर, ये अभी तक नहीं पूछा। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यानी त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक कैसे होते हैं, ये भी कभी नहीं पूछा ये सवाल, ठीक है। लेकिन हम अपने सिलेबस में इसको इंक्लूड करते हैं क्योंकि पूछा कभी ऐसे सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ये कैसे निकलता है, ठीक है। और पॉइंट्स तो मैंने वो सारे पुट किए हुए हैं, जैसे अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल आपको समझा रहे थे, ठीक। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये एसएससी के सिलेबस में पूछ लिया गया, पूछा नहीं जाना चाहिए था, ठीक है ना। चलो आगे खैर आते हैं, इसको समझते हैं एक्चुअल में क्या है। थोड़ा सा अपनों को अपडेट कर लेना है कि मान लीजिए कि एक सर्किल, एक गोला है, और एक्चुअल में गोला क्या होता है, 3 डायमेंशंस का होता है, 3D फिगर होता है, ठीक है ना। गोले का कोई बिंदु होगा, कोई पॉइंट होगा जिसको हम इसका सेंटर बोलेंगे, और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो मान लीजिए कि यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड के फॉर्मेशन में होंगे। तो आप देखेंगे ए बी एंड सी, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, क्योंकि 3D हो गया ना ये, 2D में क्या होता है एक्स एंड वाई चलता है, लेकिन यहाँ क्या एक्स वाई जेड तीनों चलता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक मैंने मान लीजिए ए बी सी मान लिए, ठीक है। और स्फीयर का जो समीकरण होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। बस कुछ नहीं करना, ए बी सी की जगह पर ये 3 पॉइंट दिए गए थे, रेडियस आपको आर की वैल्यू गिवन है 3, इस समीकरण में वैल्यू रखनी है, लेकिन ये समीकरण पता होना चाहिए था, बस इतनी सी बात है, ठीक। तो x की जगह पर तो x ही रहेगा, माइनस a की जगह पर लिख दिया, यहाँ पे कितना है -1, तो x माइनस फिर माइनस a, तो कितना है वो -1 और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा ये, प्लस y माइनस बी, तो y लिखूंगा, फिर माइनस b क्या है, पॉजिटिव 2 है, तो इसके लिए y -2 ही रहेगा, प्लस z माइनस सी, तो c की जगह पे क्या चल रहा है माइनस, तो z माइनस और c की जगह पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो z प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू दी गई है 3 यूनिट, तो यहाँ पे लिखूंगा 3 का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन है, यही इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ पे लिखी हुई है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप केवल इतनी बात देखें, जैसे मैं पहले इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ यहीं से पकड़ में आ जाएगा क्या है। तो पहला आएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो 2x आना चाहिए, तो मुझे 2x, तो ये माइनस का 2x दिख रहा है, ये आंसर नहीं होगा, 2x यहाँ दिख रहा है तो ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली यही ऑप्शन सी इज करेक्ट, इतने से बात पकड़ में आ जाएगी। तो ये सारे सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थे जो हमने डिस्कस किए, जो एसएससी CHSL में पूछे गए। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।